हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में इफेक्टिवली कैसे करें। बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि एग्ज़ाम अभी सर पर है, क्योंकि अभी 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, वही फरवरी और मार्च में हो सकता है। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं किया है उसके माइंड में अभी से एंग्जाइटी शुरू हो गई है कि उसके पास सिलेबस बहुत सारा है, ढेरों है, पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, कोई बुक को ओपन भी नहीं किया है। तो वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि वो कम से कम एग्ज़ाम को एटलीस्ट पास कर सके। फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स होते हैं, उतना तो एटलीस्ट ला ही सके। तो आज हम बताने वाले हैं कि कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी इफ़ेक्टिवली कैसे करें। तो आज मैं इसके लिए एक रूल बताऊंगा। ये रूल ग्लोबली नोन रूल है। अगर इस रूल को आप एकेडमिक्स में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट द गुड स्कोर देन यू एक्सपेक्टेड। इस रूल को कहा जाता है 80/20 रूल, जिसको पेरेटो नाम के जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन यानी कि डीप ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको इन्वेंट किया था। और ये रूल हर जगह अप्लाई होता है, चाहे सोशल हमारा कोई वर्क हो, कोई साइंटिफिक वर्क हो, हर जगह इस रूल को अप्लाई किया जाता है। तो आप इस रूल को अपने एकेडमिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि 80% ऑफ द इफेक्ट कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ कॉजेस, यानी कि दुनिया में जितने भी 80% इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो प्रभाव हो रहा है, 20% कारण की वजह से हो रहा है। जैसे कि आप खेत में आप 100% सीड को फेंकते हो, उसमें से जो कारगर सीड होता है सिर्फ 20% सीड ही होते हैं, 80% क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स में। अगर मैं ग्लोबली वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोगों के पास है। अगर आप अपने ऊपर देखें तो 20% जो क्लोथ्स होते हैं 80% टाइम आप पहनते हैं। आप इस रूल को किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका IIT JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एकेडमिक्स का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 20% ही ऐसे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में जिससे 80% तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब इसके लिए सवाल क्या उठता है, इसको हम कैसे हैंडल करें। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको तो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक का जो होता है छटाई वो कर लिया कि हमें इस टॉपिक पर भी का फोकस करना है। मैं अभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में बता रहा हूँ, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी और नॉलेज दोनों अलग बात होती है। नॉलेज है तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, लेकिन नॉलेज नहीं है फिर भी एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है कि अगर आप थोड़े से प्रॉपर रूल को फॉलो करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको करना क्या होगा, आप अपने PYQ का एनालिसिस कर लिए। उसके बाद आपको सारे जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, जिसको जो एग्जामिनर है उसको टच कर सकता है, तो उस टॉपिक को आप अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करें। अगर आपके पास वक्त कम है, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आखिरी समय में रिवीजन करने के समय में वो काफ़ी नोट्स काम आता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ आप हाइलाइटर से अपने बुक में ही उस टॉपिक को हाईलाइट करते चले जाएं और उसको अंडरस्टैंड करते चले जाएं। और ये रूल हर जगह वैलिड है, हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप चाहे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी तरह का सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें इस रूल को अप्लाई करके आप अपना किताब में या फिर आप अपना एक सेल्फ नोटबुक में आप बना सकते हैं और उसका आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। बुक में आप बना सकते हैं और उसका आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप इस रूल को अपनाएंगे तो आपकी तैयारी लगभग एग्ज़ाम के लिए लगभग तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बारी। तो आपको क्वेश्चन भी लगाना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जो उसके कंसेप्ट हो उसके कंसेप्ट को पढ़ें, उसके जरिए जो फार्मूला हो तो फार्मूला को अप्लाई करके फार्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मान लेते हैं कि एक फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, तो मैथमेटिक्स में जो सबसे जो आपको जो टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री के पीछे भागते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे हार्डेस्ट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का। आप ज्योमेट्री बना रहे, पता चला कि एरिथमेटिक पोर्शन जितने भी थे वो भूल रहे हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले प्रॉपर एनालिसिस के जरिए आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और आपका जो हो गया AP, इन सब चीज़ों को पढ़ करके भी आप एक अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इक्वेशन और आपका जो हो गया AP, इन सब चीज़ों को पढ़ करके भी आप एक अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं।
आपको झूठ मूठ का पागल नहीं बनना सब टॉपिक के पीछे, क्योंकि वो फिर काम का नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी आपको प्लानिंग के थ्रू ही हो सकता है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि एग्ज़ामिनर ऐसे टॉपिक को टच करे जो आप पढ़े तो हैं लेकिन उसकी आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है, आपने उस पर प्रैक्टिस कम करी है। तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पास करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए कि 3-3 महीने में बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। क्या 3 महीने में नॉलेज आ सकती है? 1 साल की नॉलेज बिल्कुल नहीं आ सकती है। लेकिन उनका एक मेन मोटो है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 महीने स्ट्रैटेजिक जो प्लानिंग होता है उसके थ्रू किया जा सकता है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट मैटर को समझना पड़ेगा, उसके सिलेबस को समझना पड़ेगा। PYQ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करनी होगी और उसको टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा, तब आप जा कर के उस मुकाम को पा सकते हैं। अब तैयारी कर ली है तो अब बारी आती है एग्ज़ाम के समय में पेपर को कैसे लिखें। तो एग्ज़ाम में पेपर लिखने के लिए सबसे पहले जब आपको इन्विजिलेटर क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो इन्विजिलेटर जब क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन को आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल केयरफुली। और आपको पढ़ते समय आपको तो पता चल ही जाएगा कि हमने किस किस टॉपिक की तैयारी की है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए गए हैं। आप जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आप उसका आंसर सही लिख सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करें। और आंसर राइटिंग करते समय आंसर शीट को बिल्कुल फेयर रखें। उस पर काट स्ट्राइक जो राइटिंग पर स्ट्राइक ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। उससे क्या होता है, कॉपी बहुत गंदी लगती है, जिससे एग्जामिनर को इरिटेट कर सकता है। और आप अच्छा भी लिखेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए। तो आंसर राइटिंग करते समय आपको पूरी ध्यान रखनी पड़ती है उसके फेयरनेस की, कितना फेयर मैं लिख रहा हूँ। और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत धीरे लिखते हो लेकिन जो आपको लिमिटेड समय दिया गया है और आपको आता हुआ क्वेश्चन आप उसमें छोड़ देते हो और कहते हो कि क्वेश्चन छूट गया हमसे। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है कि 3 घंटे के ड्यूरेशन तक में आपको पेपर को कंप्लीट करना है। तो उसमें बहुत कुछ मैटर करता है, आपकी राइटिंग स्पीड, आपका एक्यूरेसी, सब मैटर करता है। और एग्ज़ाम में आपको हर क्वेश्चन को टच करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी भी आइडिया है तो आप उस आइडिया को थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं, स्पाइसी बना कर इलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैटर करता है। अगर आप क्वेश्चन को ही छोड़ दिए तो बिल्कुल आप उसमें मार्क्स मिलने वाले नहीं है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे। तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 3 घंटे हो जाता है, आप पेपर ख़त्म करने के आखिरी जो आपके एग्ज़ाम का जो आखिरी 15 मिनट्स है उसमें आपको सबसे पहले 2 घंटे, अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है 2 घंटे 45 मिनट आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 15 मिनट रिवीजन के लिए रखिए। क्या कि कभी कभी होता है लिखते समय कुछ स्पेलिंग एरर्स या कुछ लिखते समय कुछ चीज़ों को हम भूल गए लिखना, तो आप उस पर पूरा ध्यान रख सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं या फिर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें कैलकुलेशन को भी ऑब्जर्व करना होता है कि हमने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं, तो उस 15 मिनट में आप कर लें। तो आपको इस तरह से प्लानिंग के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, आई गारंटी इट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी भी स्टूडेंट का टॉपर बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दिल से टॉपर बनने के लिए कितने तैयार हैं। और दिल से जो तैयार होगा तो उसको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग क्या क्या हो सकता है? त्याग ये हो सकता है कि अगर वो स्टूडेंट मोबाइल में एडिक्टेड है, यूज करने में, सिर्फ मोबाइल ही चलाता रहता है, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है, तो इस एडिक्शन को उसे ख़त्म करना होगा। अगर उसका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है कि कोई आदमी मोबाइल चलाते चलाते 3 बजे 4 बजे सोता है और फिर दिन के 10 बजे उठता है, तो इस आदत को, इस हैबिट्स को चेंज करनी होगी। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये कहावत भी है कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इस
मुहावरे पर काफ़ी फॉलो करना है। ये मुहावरा नहीं है, ये हकीकत है कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों का बायोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो सक्सेसफुल लोग हमेशा मॉर्निंग पर्सन होते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम की तैयारी में हमें अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। हेल्थ का ख्याल रखने का मतलब होता है कि आपकी डाइटिंग कैसी है, आप डाइट कैसा लेते हैं, आप क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि खाली शुगर क्रैविंग कर रहे हैं। शुगर मीन्स सिर्फ आप बाज़ार का चीज़ खा रहे हैं, बिस्किट, चॉकलेट ये सब खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इसमें आपको काफ़ी बैलेंस तरीके से लेना पड़ेगा डाइट, क्योंकि जब माइंड कोचिंग में फंक्शनिंग करता है तो हमारे बॉडी से माइंड सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, क्योंकि माइंड को फंक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि माइंड पूरे बॉडी का एक कंट्रोलर है। कंट्रोल पैनल यहीं पर है। जितना भी बॉडी एक्टिव किसी भी तरह से वर्क कर रहा है, माइंड हर जगह अपने बॉडी के हर पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है वर्क करने के लिए। जहाँ पर किसी भी हार्मोन्स की ज़रूरत होगी तो वो हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए वहाँ पर सिग्नल देता है। तो माइंड आप लगाएं या ना लगाएं, माइंड अपने आप में भी फंक्शन करता रहता है। तो माइंड का खास ख्याल रखें प्रॉपर डाइटिंग के थ्रू, प्रॉपर डाइट उसको प्रोवाइड करते रहें जो उसके लिए सूटेबल डाइट है। उसके बाद आपको फिजिकल एक्सरसाइज सुबह के समय में कम से कम आधा से 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू एक्टिवेट, टू स्टिमुलेट ऑल पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। स्टिमुलेट करता है। आप फिजिकल एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप पूरे बॉडी को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। और जब माइंड और बॉडी रिलैक्स करता है तो काफ़ी इफ़िशिएंट होता है वर्क करने के लिए। आप थोड़े समय में भी बहुत चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं, आपका पूरा माइंड और बॉडी स्ट्रेसफुल होता है, तो उस स्ट्रेसफुल में बॉडी और माइंड इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। तो आपको ये सब एक्टिविटी थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगाने से ही होगा, क्योंकि हर चीज़ वक्त मांगती है। तो इन सब चीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या दिल से तैयार होना पड़ेगा। ये नहीं कि दुनिया कह दिया, वो मोटिवेशन स्पीकर कह दिया ऐसा करो, वो कह दिया ऐसा करो, लेकिन आपने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। तो ऐसा करेंगे तो फिर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते वो चाहते, सिर्फ ये चाहत बन के ही दफन हो जाएगी हमारे साथ। लेकिन इस चाहत से आप इस बर्निंग डिज़ायर से कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहत के साथ साथ फिर आपको एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन में आने के बाद ही कोई चीज़ ज़िंदगी में हासिल होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी में, ताकि इसका वो बेनिफिट उठा सके। तो हमें इजाज़त दीजिए। स्टे मोटिवेटेड।